हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? आई होप सबको ठीक ही हो गए, है ना। देखो यार, तैयारी करना है यूपीएससी का तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज यूपीएससी जो मेरा पेपर है ना, यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, हमारा सारा का सारा स्ट्रैटेजी आपके हमारे स्ट्रैटेजी पे ही डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हम उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे हाउ आर वी प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन। ओके, तो यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पता चल चुका है कि एक एग्ज़ाम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस तो इसका सोल है ना। किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस सोल होता है, ठीक है। तो सिलेबस तो हमको फोकस करना ही है, सिलेबस तो बाय हार्ट हमको होना ही चाहिए, वो बार बार देखने से हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ब्रेन हमारा चूँकि क्या करता है ना, याद कर लेता है कोई भी चीज़ को, तो बार बार जितना बार एक चीज़ को देखेंगे तो बार बार हमको याद होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पॉइंट क्या है कि हमको सबसे मेन ये होता है इस एग्जामिनेशन के लिए कि सोर्स क्या हम लोग चूज़ करें, है ना, सोर्स क्या ऐसा रखा जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले बुक्स का ही पूरा डिटेल्स यहाँ रखे हैं कि कौन कौन सा बुक पढ़ें तो ज़्यादा बेटर। देखो, तो बुक्स में हिस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी जो 11th का आता है, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, ये हम लोग को खरीद लेना है। इसको पूरा का पूरा रीडिंग दे लेना है, क्योंकि दूसरा कोई भी बुक तुमको मोर देन सफिशिएंट है इसमें। रेफरेंस बुक कोई भी खरीद लो, उसके लिए मना ही नहीं है, बट मिनिमम पहले इतना करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई एक बुक आती है, एनसीईआरटी का भी आता है ना। और मेरा 9th-10th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही ज़्यादा दिया हुआ है, तो 9th-10th का भी हिस्ट्री हम लोग रेफ़र कर सकते हैं इस वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। समझ में आया? ये हो गया सोर्स। हिस्ट्री के लिए ज़्यादा सोर्स नहीं है, क्लियर। चलो, पॉलिटी में क्या है, लक्ष्मीकांत तो मोस्ट फेमस है, आई एम लक्ष्मीकांत। अच्छा, एक पियर्सन का बुक हम फॉलो करते हैं, सुब्रमण्यम सर का है ना, वो लिखे हैं बुक हमारा। इसको भी आप रीडिंग कर सकते हैं, अच्छा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए अच्छा सही है। और 11th और 12th का एनसीईआरटी ये आपको बेसिक क्लियर कर देगा, ठीक। पॉलिटी हो गया। सॉरी, ज्योग्राफी क्या है, 6 to 12th एनसीईआरटी। 11th का एनसीईआरटी थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा भी आया है, क्योंकि 11th के एनसीईआरटी में तुमको क्लाइमेट वगैरह हो गया, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब चीज़ अच्छे से दिया हुआ है। ओशंस, करेंट्स के बारे में, क्लाइमेट्स के बहुत अच्छा से दिया हुआ है ना। 11th का जो तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी एक्स्ट्रा में जो तो आप लोग सुने होंगे, जीसी लियोंग वगैरह जो भी सुने हैं आप रेफर कर सकते हैं, बट पहले इसको ख़त्म करिए, ठीक है। आगे आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हम जो है ना, श्रीरंगम सर का एक बुक आती है, एक पियर्सन का ही है वो, ये मंगा के आप एक वन टाइम रीडिंग दे सकते हो। 11th का जो वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है और अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो 11th का जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी में हमको पूरा विषय नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा हमको फोकस करना है, ठीक है। क्लियर है इतना? 12th वाला में तो माइक्रो और मैक्रो दो इकोनॉमिक्स है, बट उसमें ज़्यादा डिटेल दिया है, थोड़ा सा पढ़ने ला, ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये मोर देन सफिशिएंट है, इसमें सर पूरा लिखे हुए हैं, क्लियर है। उसके बाद एक पार्ट आता है जीएस पेपर में, पूछता है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का हम जो देखो, एक 11th-12th का एनसीईआरटी तो है ही, वही सोसाइटी वाला। सोशोलॉजी का अगर मंगाओगे, देखो सोशोलॉजी का भी एनसीईआरटी आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग को ना जाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी 11-12 सोशोलॉजी वाला मंगा सकते हैं, जिसमें इंडियन सोसाइटी और ये सब दिया हुआ हो। और एम संथिल कुमार का भी एक आता है, पियर्सन का ही बुक है ना, ये भी आप रीडिंग दे सकते हैं, अच्छी किताब है। हम इसको प्रेफर करते हैं, अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए बेस्ट है। उसके बाद एक तुमको जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, है ना। सैयद वकार राजा सर है, आईपीएस है ये, इनका किताब है, अच्छा लगा था मुझे, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक। साथ में इन्वायरमेंट के लिए जो है मंजुनाथ थम्मीनीडी का एक बहुत अच्छी किताब है, मुझे अच्छा लगा, ये आप मंगा सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो इन्वायरमेंट के लिए और भी फेमस बुक सब है, उसको रीडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी का एक 11th क्लास की बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। और नितिन सिंघानिया तो फेमस है, रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। बट पहले एनसीईआरटी पढ़ने से क्या ना, बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए पहले एनसीईआरटी को बाय हार्ट पढ़ो, रीडिंग करने में कोई कोताही मत करो यार, ठीक है। ये हो गया। 9th हो गया तुमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पी अग्रहरी सर का टाटा मैग्रो हिल का तुमको किताब आता है, वो रीडिंग दे सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा। या फिर द हिंदू का जो संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पेज आता है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन बट टेक्निकल चीज़ को समझने के लिए क्या है कि थोड़ा सा साइंस का बैकग्राउंड हमको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, अच्छा रहता है, रीडिंग दे रहता है। अगर नॉन साइंस वाले जो भी बच्चे हमारे हैं उसको भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस पूछेगा, रॉकेट कैसे उड़ गया, ऐसा कुछ पूछता वस्ता नहीं, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादा टफ नहीं है, बस ए वन टाइम रीडिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको दे लेना है, ठीक।
इसमें स्पेस वगैरह इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। लास्ट बचता है मेरा करंट अफेयर्स, क्योंकि ऑब्वियस बात जिस सोसाइटी में, जिस देश में, जिस राज्य में मुझे काम करना है उस राज्य के बारे में हमको जानकारी तो पूरा होना चाहिए। तो करंट अफेयर से हमको ये सब जानकारी मिलता रहता है। करंट अफेयर कहाँ से अच्छा होगा? न्यूज़पेपर से और मैगजीन से। न्यूज़पेपर तो तुम्हारा 2 न्यूज़पेपर फेमस है, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। जो मन है पढ़ लो, हम दोनों पढ़ते हैं, दोनों मन है दोनों पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इशूज़ पढ़ो उसमें से। कोई उल जलूल करंट अफेयर पढ़ने का जरूरत नहीं कि वहाँ पे एटीएम का चोरी हो गया, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अच्छा ये वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो कुछ ऐसा वैसा हो गया, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो काम का है टॉपिक बस न्यूज़पेपर में मोर देन 15 से 20 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। वर्ड मीनिंग कभी स्ट्रॉन्ग मत करना न्यूज़पेपर से। वर्ड मीनिंग किसी का इंग्लिश अगर वीक है, अगर इंग्लिश, तो भाई जो भी बुक्स वगैरह पढ़िएगा आप लोग सब तो इंग्लिश में ही रहेगा, उससे ही वर्ड सबको चुन के स्ट्रॉन्ग करना है, वही सब वर्ड को स्ट्रॉन्ग की ज़्यादा बेटर है। इन्हें के बैठ के न्यूज़पेपर लेकर वर्ड मीनिंग तैयार कर रही है, बहुत ही उल्टा पल्टा चीज़ है। करंट अफेयर से मतलब है हमको सिर्फ न्यूज़पेपर, ठीक है। और मैगजीन को भी एक रेफर करो, दृष्टि का अच्छा है, जो है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स है, बहुत सारा है, आपको जो मन आप रेफ़र कर सकते हैं। हम ये दोनों दृष्टि और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स को रेफ़र करते हैं। महीना में एक बार आता है भाई, ठीक है, तो एक बार रीडिंग न्यूज़पेपर का पढ़ते जाएंगे डेली बाय डेली, तो मैगजीन हमको समझ में आ ही जाएगा। जो भी योजना का दिया हो, कुरुक्षेत्रा का जो भी दिया हो, ये सब इसमें तुमको हम लोगों को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इतना रेफरेंस है, स्क्रीनशॉट तुम लोग चाहो तो ले सकते हो। बस इससे ज़्यादा में हम लोग को नहीं जाना है, ठीक ना, इससे ज़्यादा हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा समय आपके पास है तो रेफरेंस ले लीजिए, अच्छी बात है। ज्योग्राफी में थोड़ा एटलस ऐड कर सकते हो, मैप वगैरह का वर्क कर सकते हैं। एटलस और मैप हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, एटलस लिख सकते हो ज्योग्राफी में, एटलस है ना, एटलस। और प्लस मैप का प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा होना चाहिए, इंडियन मैप हो, ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप हो, जो भी मैप हो, हमको प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही सारा बात है, ज़्यादा टफ है नहीं। सब देखो एक्चुअली है क्या, सारा का सारा आता है जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ पेपर को ये बोला जाता है ना, जीएस। तो देखना तुमको पेपर क्वेश्चन आएगा, जीएस पेपर 1, जीएस 2 है ना, जीएस 3, 4 और 5। देखो इथिक्स के बारे में नहीं बोले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इथिक्स को छोड़ देना, इथिक्स पढ़ना, बुक उसका मतलब उसके बुक के बारे में हम कैसे बताएं, मतलब बुक जो भी है मार्केट में अच्छा खासा अवेलेबल, यूज़ करो इथिक्स का। 11th इथिक्स लिख देते, नहीं तो वो लोग लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो इथिक्स हो गया, ठीक है। इथिक्स पेपर भी बहुत भी, जीएस पेपर 4 पूरा का पूरा इथिक्स ही है। इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह जो भी है सब इसी में है ना। ये बेसिकली इंटरव्यू वाला क्वेश्चन, इंटरव्यू वाला पार्ट है, इंटरव्यू में इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, समझ लो पेपर ये हो गया इथिक्स। जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 3 तुमको 2013 से ऐड हुआ, इसलिए 2013 से लेकर 2000 जितना भी अभी 2021 चल रहा है मान लो, तो यहाँ तक आप पेपर दे सकते हैं 2020 तक का, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 में वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब एडेड है, मिक्सचर है पूरा जीएस पेपर 3, इन्वायरमेंट वेरमेंट सब इसी में है, ठीक है। 2 में तुमको पॉलिटी वगैरह जो भी है, और जो 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोसाइटी है 1 में, 2 में तुमको पॉलिटी और ये सब, ठीक है। पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये सब हो गया, तो अच्छा खासा तैयारी, इकोनॉमी हो गया, तो अच्छा खासा हमको प्रिपरेशन का ज़रूरत है। तो सारा जीएस ही है, सारा जीएस ही है। जैसे कि एक मान लो पौधा है, पौधा में जड़ भी होगा, पत्ता भी होगा, फूल भी होगा, फल भी, सारा चीज़ होगा ना। तो एक पेड़ है, पेड़ में हर चीज़ होगा भाई, पत्ता भी होगा है ना, फल भी होगा है ना, रूट भी होगा, स्टेम्स भी होगा। तो हमको एक स्टडी करना है पूरा पेड़ के बारे में, तो पूरा पेड़ के बारे में स्टडी थोड़ी करता है लोग। फ्रूट क्या है ये पढ़ता है, प्लांट लीव्स क्या है ये पढ़ते हैं हम लोग, उसका कैसे कैसे सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम वगैरह क्या है, तो वही है यहाँ जीएस पढ़ना है। तो जीएस में क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री अलग से पढ़े, पॉलिटी अलग से पढ़े, ज्योग्राफी अलग से पढ़े, लेकिन सब क्या आपस में इंटर रिलेटेड है। तुमको इंटरलिंकिंग हमको आना चाहिए, इंटरलिंकिंग आना चाहिए, ठीक है ना। हिस्ट्री में पॉलिटी तो हुआ ही होगा यार, हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी तो होगा ही ना, बिना ज्योग्राफी का हिस्ट्री हो जाएगा क्या? किसी देश में ही कुछ हुआ होगा ना, कॉलोनाइजेशन कहीं पे तो हुआ होगा, क्यों हुआ होगा उसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा, कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो हमको सारा माइंड में, लेकिन हमको जब तक नॉलेज नहीं होगा हर एक सब्जेक्ट का, तब तक हम इंटरलिंकिंग नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ना ऐसे ताकि इंटरलिंकिंग कर पाए, और सिर्फ सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमना है। क्योंकि यूपीएससी में बार बार हम ये बात बोलेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ लेता है, आता उतना है नहीं। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस है उतना ही नॉलेज हो जाए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। और प्रीवियस ईयर को देख करके ही समझ में आता है कि भैया किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखो
प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी हमको आना चाहिए। और पूरा मेंस पेपर तो पूरा सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच कब आएगा? जब हमको पूरा उस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होगा, उसका फैक्ट्स होगा। तो फैक्ट्स प्लस नॉलेज प्लस उसका एनालिसिस, कैसे एप्लीकेशन उसका करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फंडामेंटल राइट पूछेगा नहीं डायरेक्ट, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, क्या है, नहीं, फंडामेंटल राइट क्यों है, कैसे है, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिया है तो किस हद तक सही है, किस हद तक मतलब कि उसका डिमेरिट्स है, मेरिट्स है, ये सारा चीज़ जो है ना, हाँ, ये सब है बात। वर्ल्ड हिस्ट्री है तो कॉज एंड इफेक्ट्स क्या है भाई, आखिर रेनेसांस हुआ तो क्यों हुआ, वर्ल्ड वार हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुआ, तो ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कैसे गवर्नमेंट सिस्टम हमारा काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट सिस्टम कब समझेंगे? जब हम ये जानेंगे ना कि हमारे यहाँ कैसा सरकार है, कैसा गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बहुत जगह लोकतंत्र है, पीपुल इलेक्ट करते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बहुत सारा उसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्रेसिडेंट का अलग पावर, पीएम का अलग पावर, सीएम का अलग पावर, गवर्नर का अलग, स्टेट अलग तरह से वर्क करेगा, सेंटर अलग तरह से वर्क करेगा। 3 लिस्ट बांट दिए हैं, है ना। यूनियन लिस्ट हो गया, तुम्हारा स्टेट कंकरेंट लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, सारा का सारा लिस्ट हो गया, है ना। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, गांव के लेवल पे होता है, सारा का सारा हमको क्या पॉलिटी में सारा का सारा जानकारी होना चाहिए। गवर्नेंस, इसमें गवर्नेंस भी आता है पॉलिटी में, एक ऐड करें ना गवर्नेंस ऐड नहीं किए, सॉरी, गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है ना। कैसे हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, क्लियर है। ज्योग्राफी तो समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी, सॉरी ज्योग्राफी में क्या है भाई, कैसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, कैसे हमारा अर्थ प्लैनेट सबका ओरिजिन कैसे हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे काम कर रहे हैं, हवाएं सीजन्स कैसे बदल रहे हैं, हवाएं कैसे बदल रही है, बारिश कैसे हो रहा है, इंडिया का इंपॉर्टेंट है मानसून कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, ये सब बात, ठीक। बेसिक लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइम वगैरह हम लोग कैसे बांटे हम लोग, है ना, यही सब। इंडियन सोसाइटी में क्या पढ़ा, हम लोग में मेन देखो इंडिया में क्या है, सबसे पहले तुमको कास्ट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम क्योंकि इंडिया में बसा हुआ है, अपना हिंदुइज्म में जो है ये कास्ट बहुत बड़ा, मतलब एक कर्स समझो, कर्स एक श्राप है, एक शराब समझो एक तरह से कास्ट, पता नहीं किसके खोपड़ी में ये भी उपजा, बट उपज गया, बट जो भी है। अब तो भाई बिना डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा किसी को भी जाति विशेष पे के बेसिस पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते, बट हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो भेदभाव होता है। बट ये सब बकवास है, पढ़े लिखे लोग ये सब पे ध्यान नहीं देते हैं कि कोई कास्ट कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी है, या कोई वस्तु थोड़ी है, कास्ट कोई चीज़ थोड़ी है जो उस बेसिस पे हमको डिस्क्रिमिनेशन करे। अब भाई जिसका जो वर्क है वो वर्क करेगा, जिसका जितना ब्रेन है वो काम करेगा। तो किसी का ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को हम ज़्यादा मतलब कि ये कर दें, मतलब डाउन समझे कि नहीं ये तो नीच है, ये तो ये है, ये गलत सोच, ये सोच सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड, है ना। वो काला है, वो गोरा है, वो तो बस ये काम करता है, दुकान चलाता है तो खराब हो गया, जूता सीता है तो खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जिसको जो आता है वही करेगा, क्या दिक्कत है, कोई भी कर सकता है। कोई मनुष्य जन्म से नहीं तेज होता है, कर्म से तेज होता है, ठीक है। जेनेटिक्स बहुत ही कम इफेक्ट करता है, मेन होता है परवरिश, परिवार और उसका संस्कार व्यवहार, मेन होता है वो सब चीज़। तब ना फैमिली का कहीं ना कहीं रोल आता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी का रोल आता है आपको इस चीज़ में। तो ये सब जो है ना इंडियन सोसाइटी में मिलेगा। वुमेन्स का क्या कंडीशन है हमारा, है ना। नारी को तो शक्ति बोला गया है इंडिया में, लेकिन यहाँ कितना वैल्यू है नारी का समझिए रहे हो। सारा का सारा रेप वाला कांड सारा इंडिया में सुनने को, कहीं अमेरिका और लंदन में सुने हो कभी, अफ्रीका में कहीं नहीं सुनोगे। न्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का ही सुनने को हमको ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब क्या वैल्यू किया, कुछ वैल्यू नहीं किए। तो मतलब कहने का सेंस क्या कि हम लोग क्या ऐसा करें ताकि सब हम लोग बराबरी का हम लोग अपॉर्चुनिटी दे सके फॉर वुमेन्स एंड मेंस, दोनों को बराबर का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। बराबर है नहीं, बायोलॉजिकली दे बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि नेचुरली तो भैया नेचुरली तो सब अलग अलग होगा ना। नेचर है भाई, नेचर में सब कुछ बना, तो नेचर में सब कुछ बना तो क्या थोड़ी ना है, गुलाब बना तो गुलाब को अच्छा बोल दें, और कोई और फूल बन गया उसको हम खराब बोल दें। ये मेरा दिमाग का गलती है ना। तो वो अलग बात है। तो इसलिए वुमेन्स का कैसे कैसे मतलब बराबरी का हिस्सेदारी दें इसका भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। माँ का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है सब जानते हो, बहन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक सबका एक अलग अलग इंपॉर्टेंस, सबका इंपॉर्टेंस, सबको इंपॉर्टेंट देना चाहिए, किसी को ही नहीं कम रिस्पेक्ट और ज़्यादा रिस्पेक्ट। ये गलत है, ये बहुत ही गलत है, मतलब दुख का बात है। बाबा साहब जो भी हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरा का पूरा वुमेन्स को कैसे मतलब कि देखो प्रेगनेंसी होता है तो वो लीव मिल जाता है उस महिला को, तो बहुत सारे हैं प्रावधान। तुम्हारे उसके साथ कुछ गलत हो तो वो केस कर सकती है। राइट टू प्रॉपर्टी जो होता है, हाँ, जैसे मान लो कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको बच्चा रखना है कि नहीं रखना है, वो किसका अधिकार होना चाहिए, वुमेन का होना चाहिए। इस पर डिबेट भी थोड़ा सा भी है,
बट फिर भी राइट टू ये होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस जो भी होता है तो उसका कैसे हमें मतलब सॉल्व कैसे करें, देखो हम लोग को ना सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम तो समाज में भरा पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम से कमी नहीं है, बट पढ़ लिख के लोग पढ़ता क्यों है कि सॉल्यूशन कैसे निकालें, कैसे सारा सिचुएशन को सॉल्व करें और अच्छे से लाइफ स्टाइल हमारा अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत ह्यूमन बीइंग जो हम बने। तो ह्यूमन्स बीइंग का फाइनल डेस्टिनेशन जो भी है कि हम लोग अल्टीमेट ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ बॉडी लेवल पर थोड़ी होता है जी, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होता है, मानसिक लेवल पे तो होता है। आजकल देख रहे हो डिजीज़ बहुत तरह का आ रहा है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा वो डिजीज़ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो इतना सारा चीज़, इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है, क्योंकि एक देश दूसरे देश से कंपेयर कर रहा है, वो चाह रहा है इसको नीचे गिरा, सब चाहता है एक दूसरे को नीचे गिराना। कोई ये नहीं सोचता कि हम ऊपर उठे, जो ये सोच लेता है वो आगे बढ़ता है। जैसे जापान को देखो, आज टेक्निकल मामला में सबसे आगे है, जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पे सब एटम बम और ये हाइड्रोजन बम गिरा था, फिर भी आज जापान हमारा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। चाइना भी आगे, भले कितना भी हम उसको गाली दे कुछ भी करे, बट चाइना भी आगे है। कोरोना वायरस के कारण हम कितना भी उसको गरिया ले कि यही कोरोना वायरस छोड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना को हम लोग उठा के फेंक देंगे। चाइना का ही तो सारा का सारा मटेरियल यूज़ किए थे, ऐप भी यूज़ किए थे। सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर हमारा चाइना के पास है कि नहीं। कुंफू कराटा का वो लोग यूज़ किया, बोधि धर्मा इंडिया से गए वहाँ चाइना, वो लोग नॉलेज यूज़ किया, हम लोग यूज नहीं किए थे। गलती किसका, मेरा कि उसका, हम लोग का गलती है। तो गलती आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं, खुद को समझेंगे तेज। तो जो खुद को तेज समझता है वो अहंकारी है, घमंडी है, ही इज़ अ सेल्फिश, ही इज़ इगोइस्टिक पर्सन, ही और शी। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर भाई प्रकृति है, अर्थक्वेक आएगा, साइक्लोन आएगा। तो यूपीएससी का सिलेबस में ये सब इंपॉर्टेंट एकदम दे के रखा हुआ है। अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब जो भी है। तो डिजास्टर कैसे मैनेज हो, फ्लड वगैरह, हमारे इंडिया में तो खूब फ्लड आता है, बिहार वगैरह में तो फ्लड का फेमस ही है, समझ लो, है ना। तो फ्लड से कैसे बचा जाए, डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन कैसे करें, डैम से क्या क्या फ़ायदा होगा, ये हम लोगों में अवेयरनेस लाएँ। तो ये सब हमको खुद सोचना पड़ेगा ना जी, ठीक है। इन्वायरमेंट में लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई, रहोगे जिस प्रकृति में, प्रकृति के बाहर थोड़ी चल जाओगे। पृथ्वी नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे, आसमान में, हवा में, नहीं। तो इन्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है। क्या इकोलॉजी, हाँ इकोलॉजी भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में इकोलॉजी भी जोड़ लेना, ठीक, कि भाई प्लांट कैसे बचे, एनिमल्स कैसे बचे, फ्लोरा फाउना कैसे बचे, जो हमारा जानवर, जो भी हमारा एनिमल्स एक्सटिंक्ट कर रहा है वो उसको कैसे बचाए। पर्सन टू पर्सन इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन के कारण पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण डिमांड बढ़ रहा है, रिसोर्स का कमी हो जा रहा है, खाना पे हम लोग मतलब दवा का यूज़ करना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड ये वो। तो ये सब कैसे बचेगा, तो ये सब सोचना। इकोसिस्टम को कैसे बचाएं, देख रहे हो हम लोग को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना पड़ रहा है, मतलब जानवर को रहने के लिए घर नहीं है, हमको अलग से पार्क और ये जू वगैरह बनाना पड़ता है। तो सोच लो कितना बुरा स्थिति है, ठीक। तो हमको ये सॉल्यूशन निकालना है, इसको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। आर्ट एंड कल्चर, अब भाई इंसान है तो आर्ट एंड कल्चर का भी तो कहीं ना कहीं महत्व है, वही यही ना बोले। अब तुम उसे भेदभाव करोगे, ये तो डांस करता है, क्या फ़ायदा है, मतलब साइंस पढ़ेगा तब ये अच्छा है, आर्ट्स पढ़ेगा तब ये बढ़िया है, डांस किया तो खराब हो गया, नहीं गाना गाया तो खराब हो गया, नहीं सिंगर का कितना अच्छा हम लोग नाम लेते हैं, श्रेया घोषाल हो, अरिजीत सिंह हो, जो भी हो, ओल्ड हो, रफ़ी जी हो, मोहम्मद लता जी हो, सबके सब सारा का इंपॉर्टेंस है। ये जो संगीत बजाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या वो खराब है, नहीं। बस शादी ब्याह में तो क्या गाना ही ना बजवाते हो, तो गाना कहाँ से बजता है, अपने मन से। तो उसको तुम बोलोगे ये तो गाना वो ना बजाने वाला है, छोटा, ये तो छोटा आदमी है, छोटा जात है। तो ये सब गलत है, सोच को बदलना होगा। तो आर्ट एंड कल्चर, तो हम और आप जो डीएम के कुर्सी पर बैठेंगे, जो हायर लेवल पे बैठेंगे, हम सब का ये ड्यूटी है कि समाज में अवेयरनेस लाएं, क्योंकि ये डिस्कस करने वाला भी कोई नहीं है समाज में, कोई मतलब है नहीं किसी को। जो सोशल रिफॉर्मर हुए, बहुत कोशिश किए, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर, ज्योतिबा फूले हुए, आपको ये सावित्रीबाई फूले हुई, बाबा साहब हुए, बहुत सारे लोग हैं, कितना बोले। महात्मा गांधी भी बहुत वर्क किए हैं, ऐसा नहीं कि वर्क कुछ नहीं किए हैं। आर्ट एंड कल्चर, तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर में वही सब पढ़ना है, क्या आर्ट है, क्या यहाँ का डांस पैटर्न है, क्या तुमको यहाँ का मंदिर का कंस्ट्रक्शन, टेम्पल से, क्योंकि इंडिया में तो मंदिर चौक चौराहा पे मंदिर है ना, मंदिर है, मस्जिद है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये हो गया। स्कल्पचर्स, ये आइडल्स वगैरह जो बनता है, मूर्ति जो मूर्तिकार बनाता है, वो सब। अभी देखो दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, तो देखो मूर्ति बनेगा, तो मूर्ति बनाने का इंपॉर्टेंस नहीं रहा, उसको तुम गरिया दोगे कि नहीं तो बेकार आदमी है, छोटा आदमी है ये, नहीं। यही सोच को बदलना है, इसी सोच को बदलना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। एक तो भाई कुर्सी चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं, और दूसरा कि हमको इक्वलिटी लाना है, समाज में अवेयरनेस लाना है, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, आवाज़ बुलंद होना चाहिए, और सामने वाले की आवाज़ भी बुलंद होना चाहिए, ये हमको पैदा करना है ये चीज़, ठीक है। इथिक्स में समझ में आ रहा है, इथिक्स सही और गलत के बीच का भेदभाव, वही देखो इथिक्स, सही क्या है गलत क्या है, उसके बीच का बैलेंस कैसे बने। हम लोग का पूरा यूपीएससी बैलेंसिंग पे चलेगा। आप किसी को फुल्ली पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, फुल्ली निगेटिव भी नहीं बोल सकते,
ब्यूरोक्रेटिक माइंड होना चाहिए, मतलब कि 50-50 माइंड होना चाहिए कि हाँ चलो ये सही है ये गलत है, इस पक्ष को रखा जाए इस पक्ष को नहीं रखा जाए, ठीक है। समाज में हमको बहुत बैलेंस वे में जीना पड़ता है, तो उसके लिए खुद का भी तो नॉलेज होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए, उतना हम इमोशनली स्ट्रांग हो भीतर से, मेरे में ये समझ हो कि ये सही है ये गलत है, न्याय जस्टिस कैसे आया, तो आपके थ्रू जस्टिस होने वाला है, किसी को न्याय मिलने वाला है, इतना छोटा मोटा बात है जी। प्रकृति से सीखो, नेचर से सीखना पड़ता है। जो बड़े बड़े लोग हमारे स्कॉलर सब बोल गए लिख गए वो सब पे हमको फोकस करना पड़ेगा। अच्छे ही इंसान के कदमों पे लोग चलता है ना, तो वही हमको फॉलो करना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, भाई उनके कदम पे चलो, उनका बात को सीखो समझो, है ना। महात्मा गांधी कहाँ कहाँ नहीं गए, देश विदेश भी गए भाई, वहाँ भी अपना परचम फैलाए। इंडिया में तो जो किए सो किए ही, बाबा साहब क्या नहीं किए देश के लिए, तो सबके बारे में पढ़िए और जो अच्छा लग रहा है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ये हो गया, और तो बाकी समझ में आ ही रहा है करंट अफेयर कैसे क्या पढ़ना है। तो क्या ओवरऑल व्यू समझ में आ गया है, तो अलग अलग इसलिए पढ़ना है ताकि हम एक साथ एक ही धागा में इसको पिरो सकें। क्लियर है, यही है UPSC, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो आई होप कि इतना तक समझ में आया होगा सबको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।